हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें यह दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसे नियंत्रक मंडल कहते थे, ये राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो नियंत्रक मंडल था, इसमें 6 सदस्य थे, किस तरह के थे आपको बताया गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि जिसे निदेशक मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें हुआ क्या था मैं आप लोग को बता दूं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें जो हमारे साथ जो भारत के साथ ये व्यापार होता था, इस व्यापार के में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन चल रहा था उस समय। और ये व्यापार का एकाधिकार किसे था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यह अधिकार था कि वो भारत में किसी भी विषय पर व्यापार कर सकती थी। 1813 में पहली बार, मैं आपको कुछ नोट पॉइंट कराऊंगा, 1813 में ही पहली बार ईसाई पादरियों को आने का इसी अधिनियम के तहत, 1813 के ही अधिनियम के तहत ईसाई पादरी भारत में आए और अपने प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। और इसमें मैं आपको लिख दूंगा, सारा चीज आपको नोट डाउन कर दूंगा। और दूसरा नोट पॉइंट ये है कि इसी के तहत जो 1813 का यह अधिनियम है, चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर अधिनियम यह है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आपको बताया जाएगा। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो भारत के ब्रिटिश कंपनी के जो नागरिक थे, जो ब्रिटिश के नागरिक थे, उनको व्यापार करने के लिए भारत के साथ कुछ सीमाओं के तहत अब वो व्यापार कर सकते थे। लेकिन उनकी जो कंपनी से हमारे यहाँ डायरेक्ट एक मोनोपोली बनी हुई थी, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन भारत में जो भारत के साथ जो व्यापार करते थे, अब कुछ सीमाओं के अंतर्गत रह गया। लेकिन पूर्वी देशों के साथ और चीन के साथ इस व्यापार को इन्होंने अभी तक चालू रखा। सिर्फ भारत के साथ व्यापार को कुछ सीमाओं के अंतर्गत वो भी ब्रिटिश नागरिकों के लिए रखा, यानी कंपनी का शासन अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। अभी एक कंपनी का शासन खत्म होकर ये सीधे ब्रिटिश के नागरिक थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते थे, लेकिन उनकी कुछ बाउंडेशन भी बनी हुई थी। मैंने इससे सारा नोट पॉइंट करा दिया है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसमें बता दिया मैंने पहले ही आपको नोट पॉइंट में बताया था, चार्टर अधिनियम में इसमें पहले कंपनी के भारत के साथ जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, भारत छोड़कर चीन और पूर्वी देशों के लिए। इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, इसमें भारतीयों के साथ व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश नागरिक, कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो गया। भारतीयों के साथ व्यापार बाउंडेशन के साथ, ठीक है, व्यापार, लेकिन इसके कुछ शर्तें थी, व्यापार के साथ कर सकते थे, इनके व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 20 वर्ष तक हुआ। अब मैं 1813 के बाद 1833 आता है। अब 1833 का ये अंतिम चार्टर अधिनियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ, आप देखिए 1835 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हुए, कुछ माइनर भी है। जो मेजर चेंजिंग थे मैंने उनको लिख दिया हुआ है, मैं आपको ऐसे विस्तृत में पढ़ा सकूंगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि आप लोग को भी स्क्रीनशॉट ले सके और अपने से कुछ समझ सके। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1833 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो ये 20-20 वर्ष का अंतराल बढ़ रहा था, तो उसमें एकाधिकार उनको मिलते जा रहा था, अभी भी मिला, लेकिन एकाधिकार समाप्त हो गया। इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले अधिनियम में जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसके बाद ये जो अधिनियम आया, इसमें जो कंपनी का एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी का काम मात्र शासन करना रह गया।
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब मात्र शासन कर रही थी और इनका व्यापार में कोई रोल नहीं रहा। ब्रिटिश नागरिक कुछ हद तक अभी भी व्यापार कर रहे थे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो हमारे पहले इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। बंबई तथा मद्रास के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। बंबई तथा मद्रास में जो विधि निर्माण की शक्ति जिसको मिली थी अब वो वापस ले लिया गया। भारत में दास प्रथा को विरुद्ध घोषित कर दिया गया। भारत में दास प्रथा आपको पता है कि बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब विधि बना, कानून बना, अब भारत में दास प्रथा को पूर्णतः उसको विरुद्ध माना गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस दास प्रथा का अंत किसने किया था। ठीक है। 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब आपको लास्ट पॉइंट इसके आगे को पॉइंट बताता हूँ। 7वां पॉइंट है, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत, जो 1833 ईस्वी का अधिनियम था, इसके धारा 87 के तहत जो कंपनी के अधीन जो पद धारण करने वाले व्यक्ति थे, इनके साथ पहले भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव को, यानी कैसा भेदभाव, जैसे रंग रूप और पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा सा इनको तोड़ा जाता था, इनके जात पात से भी तोड़ा जाता था, हर एक प्रकार से जिससे इनको भेदभाव समझ में आता था अपने हिसाब से इन्होंने। अब ये क्या हुआ कि ये खत्म हो गया। अब किसी भी पद पर धारण करने वाले व्यक्ति के लिए न तो उसका बुरा रहना जरूरी है, ना तो बहुत ज्यादा इनसे मतलब कनेक्टिंग जो पहले था कि हमेशा इनके पीछे करना, जो भी ये कहे इनको करना पड़ता था। गुलामी, जो हमारे यहाँ गुलामी प्रथा चली आ रही है अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों ने ही इसकी शुरुआत की थी। 1600 के बाद से लेकर के 1927 तक जो हमारा देश आजाद जब तक नहीं हुआ तब तक हम भारतीय इनके गुलाम रहे। और ये गुलाम क्यों रहे? क्योंकि ये गोरे थे, इन्होंने काले लोगों को पसंद नहीं किया। अपने यहाँ जो नौकरशाह या जो कर्मचारी रखते थे, ये चुन चुन कर सिर्फ अंग्रेजों को वो काम देते थे, भारतीयों के लिए एकदम पिछड़ा काम देते थे। तो ये अब समाप्त हो गया। ठीक है। 1834 में लॉर्ड मैकाले इनकी अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित किया गया था। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1853 का चार्टर अधिनियम। हाँ तो दोस्तों देखिए, आप मैंने आपको बताया 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम शुरू होता है, उसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में मैं इसमें देखिए जो मेजर पॉइंट है मैंने आपको लिख दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। पहला क्या था? सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया। ये नामजदगी का सिद्धांत क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चलती आ रही थी कि अगर उनका वो राजा है तो उनके बेटे भी राजा बनते जा रहे थे। ठीक है। अगर वो मुंशी है तो उनके बेटे को भी मुंशी बनाया जाता था। इस तरीके से जो आदमी कमजोर वर्ग से आता था उसको कमजोर वर्ग में ही रखा जाता था, उसको ऊपर तक आने का मौका ही नहीं दिया जाता था। लेकिन ये क्या हुआ कि समाप्त कर दिया गया। यानी पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मैकाले जो है इसको एक तरह से शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले इन्होंने 1854 में लॉर्ड मैकाले की जो समिति एक थी उसकी नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है। अब कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे, जैसे बहुत सारे ऐसे पद आते हैं, जैसे इस टाइम IAS PCS जो है ये इन्हीं लॉर्ड मैकाले की ही देन है। गवर्नमेंट जॉब में आज जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम लोग देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, इसी समय से शुरू हुआ। कब? 1853 के चार्टर अधिनियम से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाने लगी। तीसरा पॉइंट है कि मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो मैंने आपको बताया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अब अलग कर दिया गया। पहले विधायी और ये जो प्रशासनिक कार्य थे एक में थे, अब इनको दोनों को अलग कर दिया गया। विधायी अलग हो गया, यानी जो फिलहाल में जैसे बात करें अगर वर्तमान समय में, तो जैसे विधायक ये लोग जो राजनीति प्रणाली वाले हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं और प्रशासन क्या करता है इसको लागू करने का काम करता है। उसी तरीके से इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए। ये जो लॉर्ड मैकाले की परिषद थी जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, इस परिषद में 6 नए विधान परिषद जोड़े गए हैं। अब मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जो 6 नए परिषद जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे, और उन्हें याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए जो 6 नए परिषद जोड़े गए थे मैं उनको एक ट्रिक बताता हूँ आपको।
आ म बी क ते आम लिखते हूँ, ठीक है। आम लिखते हूँ उसका मतलब देखिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या था, महाराष्ट्र। बी से बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आप लोग यहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और ये इसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आप ट्रैक याद कर लीजिए, आम बिकते हूँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी कहीं भी नहीं है। पूरे भारत में 6 राज्यों में है, भारत के 6 राज्य, भारत में सिर्फ 6 है, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको भारत शासन अधिनियम पढ़ाऊंगा, जो कि अगली क्लास में रहेगा। आप लोग वेट करिए, जल्द ही आपको इसके बाद की सारी वीडियो और इस भारत के संविधान के इतिहास को 2 से 3 वीडियो, अगले 2-3 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको संविधान सभा बताई जाएगी, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये अक्सर आता है, ठीक है। ये सब भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। विधान परिषद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।